Hello students, again welcome to Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with superb and fantastic your maths teacher or your maths mentor, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. सो बेटा हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज क्लास +2 स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट के लिए डाली थी। उसके लिए उसमें हमने 1 to 10 लेक्चर डाले थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, उनको ज़रूर आप फॉलो करिए। मैं क्लास +2 के स्टूडेंट्स को स्पेशली कह रहा हूँ। उसके बाद हमने वेक्टर की लेक्चर सीरीज़ डाली, तो वेक्टर की लेक्चर सीरीज़ के 1 to 3 लेक्चर हो गए, बड़े बड़े लेक्चर डाले। उन लेक्चर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो तीसरे लेक्चर में देखो व्यूज़ तो 98, 96, 97 आ गए, पर लाइक हमेशा 14, लाइक सिर्फ 14 ही आए हैं। देखो इसके बाद मैं आज एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेटा आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लेक्चर्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आज मैं स्पेशली बच्चों की डिमांड पर, स्पेशली मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा है, तो मैं बीएससी 4 सेम, बीएससी 4 सेम, बीएससी 4 सेम एडवांस कैलकुलस की बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये मैं आपको कहने जा रहा हूँ, देखो जो बेटा जब हमारा समय था तो हमारे टीचर्स ने उतनी हम पर मेहनत नहीं की जो मेहनत मैं आप पर कर रहा हूँ। पर देखो पहले बच्चों में क्या थी, अच्छाई होती थी, परंतु अब मेरे को लगता है अभी अच्छाई ख़त्म हो गई है। आप मेरी बातों को दिल पर ना लें। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो इस चैनल के 332 सब्सक्राइबर हैं। अगर एक एक पर्सन, चाहे एक एक पर्सन को, एक एक स्टूडेंट को 20-20, 50-50 लोग जानते होते हैं, ठीक है, वो चाहे तो कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करा सकता है, परंतु वो सब्सक्राइबर नहीं करा रहा। तो बेटा ये बात है, ये मैं आपके लिए लेक्चर डाल रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर तब आएगा जब इस पर 100 व्यूज़, एटलीस्ट 100 व्यूज़ होंगे और एटलीस्ट 50 लाइक्स होंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। फिर आप बात सुन लो, जब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे प्लस 100 व्यूज़ होने चाहिए प्लस एटलीस्ट 50 लाइक होने चाहिए, तभी ये लेक्चर, इस लेक्चर सीरीज़ में ये न्यू लेक्चर आया करेगा। ये बहुत ही टफ बुक है, इस लेक्चर को तैयार करने में बहुत घंटे लगे हैं। अगर आप मेहनत का वैल्यू नहीं डालेंगे तो मैं भी इतनी मेहनत नहीं करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, व्यूज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और जब सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ाओगे और व्यूज़ 100 एटलीस्ट आएंगे तभी न्यू लेक्चर सीरीज़ आएगी, ठीक है। इससे मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। तो हम लेक्चर सीरीज़ पर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? सीक्वेंस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, फिर से कह रहा हूँ, जो वीडियो है उस पर एटलीस्ट 100 व्यूज़ आने चाहिए, एटलीस्ट 50 लाइक्स आने चाहिए, प्लस सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो लेक्चर सीरीज़ आएगी। नहीं तो मैं और कोई लेक्चर सीरीज़ डाल दूंगा, नहीं तो मेरे पास और भी काम है। देखो मुझे इतना रिस्पांस नहीं आ रहा जितना रिस्पांस मुझे आना चाहिए, तो स्वार्थी ना बने। देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी स्वार्थ ना करें, आप भी इस चैनल को सपोर्ट करें। चलो आते हैं, चैप्टर कौन सा है? ध्यान से देखो, सीक्वेंस। एडवांस कैलकुलस की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंस। सबसे पहले मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उनको ध्यान से देखो। पहली डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होता। पहली डेफिनेशन क्या है? फंक्शन। फंक्शन इज़ ए रूल अप्लाइड ऑन ईच एलिमेंट। देखो मैं जो वीडियो है वो हिंदी में बनाऊंगा, क्योंकि मेरा चैनल पंजाब में भी देखा जा रहा है, इंडिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखा जा रहा है, तो मैं हिंदी में ही बनाऊंगा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताए, और अगर वो पंजाबी में, अगर पंजाबी में बहुत ज़्यादा डिमांड आती तो मैं कोई सोचूंगा, पर मैं जो वीडियोज़ हैं हिंदी में ही बनाऊंगा, ठीक है। चलो देखो सीक्वेंस चैप्टर को स्टार्ट करें। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है फंक्शन की? फंक्शन आपने +2 में डेफिनेशन पढ़ी होगी, +1 में पढ़ी होगी, फिर भी आपको रिवाइज कराए थे। डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज़ ए रूल अप्लाइंग ऑन ईच एलिमेंट ऑफ ए डोमेन हैविंग यूनिक इमेजेस। पता है फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रूल होता है जो हर एक एलिमेंट पर अप्लाई करते हैं डोमेन के, और उसकी इमेज यूनिक आती है। फॉर एग्जांपल आप समझ गए, f(3) का आंसर 5 है, तो यहाँ बेटी ने थोड़ा गलत लिख दिया था। कई बार क्या करते हैं, ये पुरानी किसी मेरे प्रीवियस स्टूडेंट की कॉपी है, वो कई बार मिस्टेक भी कर देती है, तो कोई बात नहीं। मिस्टेक में ये कर दिया, ये जो 3 है ये डोमेन है, ये जो 5 है वो रेंज है। एक और चीज़ बताइए, इफ़ f(3) का आंसर 6 है और f(3) का आंसर 9 है, तो ये फंक्शन नहीं होता। मीनिंग एक ही एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेजेस आ जाएं तो वो फंक्शन नहीं होता। एक और बात आपको याद रखनी है, 1/मिनिमम हो तो वो मैक्सिमम हो जाता है, 1/मैक्सिमम हो तो मिनिमम हो जाता है। आप अपने आप सोच सकते हैं, अगर 1 के डिवाइड में बहुत छोटी टर्म हमने पुट की है तो आंसर बड़ा ही होगा। अगर डिवाइड में बड़ी टर्म है तो उसका रेसिप्रोकल होकर छोटा आंसर आएगा, समझ सकते हैं। उसके बाद हम सीक्वेंस की डेफिनेशन पर आते हैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन में आप ध्यान दीजिए, उसकी डेफिनेशन में क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ध्यान से देखो, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ए रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन, ओके,
A real sequence is a function whose domain is the set of natural number n and range is some subset of natural number. समझ गए वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं भी डोमेन फंक्शन क्या सीक्वेंस क्या होती है? ए रियल सीक्वेंस वो होती है जिसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है, और रेंज क्या है, सम सबसेट ऑफ रियल नंबर है. आप बेटा साथ साथ नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये कोई बुक में नहीं आपको मिलेंगी, कोई कॉलेज स्कूलों में नहीं मिलेंगी, इसलिए साथ साथ नोट्स बनाएं. जो मैं मेन कंसेप्ट साथ में बोलता हूँ उसको साथ लिखते जाएँ. ठीक है, चलो. सीक्वेंस क्या होती है? कहते हैं रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन, एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन तो नेचुरल नंबर होती है और रेंज क्या होती है, सम सबसेट ऑफ रियल नंबर होती है. क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है यार, क्या लिखा है? द स्क्रीन ब्राइटनेस हैज़ बीन एडजस्टेड टू एक्सटेंड द रिकॉर्डिंग टाइम. ओके, ऐसे कर लेते हैं. चलो ठीक है. वो कहते हैं जो सीक्वेंस है उसकी डोमेन है वो नेचुरल नंबर होती है और रेंज क्या है, सम सबसेट ऑफ रियल नंबर होती है. इसकी डोमेन होल नंबर भी हो सकती है. चलो हम इधर लेकर चलते हैं. फॉर एग्जांपल क्या फंक्शन क्या है, n to r दिया है. इसका मीनिंग n डोमेन है और r रेंज है. तो फंक्शन हम क्या लेते थे छोटी क्लासेस में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. आज वही बात है, बस नाम चेंज हो गया. ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन. ए एन किसका फंक्शन है, एफ ऑफ एन. एन मीनिंग नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल. ये डोमेन होगी, ये रेंज होगी. तो a1 अगर हम ये फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, चलो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्र लिख सकते हो. तो f1 का आंसर 1 आ गया, f2 का आंसर 4 आ गया, एंड सो ऑन. fn का आंसर n स्क्र आ गया. तो जो an सीक्वेंस है इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं. किसी बुक में ये लिखा होता है, कभी कभी पेपर में आपको इस टाइप का साइन भी आ जाएगा. दोनों का मीनिंग सेम होता है, चाहे सीक्वेंस को ऐसे लिख दो चाहे सीक्वेंस को ऐसे लिख दो. तो ये इसकी डोमेन होगी और ये इसकी रेंज होगी. ओके, एक और एग्जांपल से समझाया है, उसको आप ध्यान से समझो. और एग्जांपल क्या है, अगर फंक्शन दिया x to y या फंक्शन दिया n to n, मीनिंग डोमेन भी n है, नेचुरल नंबर है और रेंज भी नेचुरल नंबर है. fn हमने डिफाइंड कर दिया n स्क्वायर, तो डोमेन क्या हुई, सारी आ गई 1 2 3 4 5. कोड मेन क्या हुई, कोड मेन मीनिंग पूरे ये डोमेन होती है, ये कोड मेन होती है. रेंज जो वैल्यूज पुट करके आंसर आएंगे, 1 का आंसर 1, 2 का 2 स्क्वायर 4, 3 का 3 स्क्वायर 9. मीनिंग जो रेंज है वो ये आ रही है, जो कोड मेन है वो ये आ रही है. इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं जो रेंज है वो सबसेट होती है किसकी, कोड मेन की. ये कोड मेन की सबसेट रेंज होती है. ये सभी कंसेप्ट आपने +2 में पढ़े हुए हैं. फिर भी ना समझाए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, और ज़्यादा डिटेल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे आप कॉल भी कर सकते हैं. अगर मुझे पंजाब स्टेट से बाहर बच्चे सुन रहे हैं तो वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दिए, ध्यान से देखो. इसमें क्या है, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग समझते हैं, जिसको आप कह सकते हैं तोड़ के बनाया हुआ. यहाँ पर फंक्शन की एक ही वैल्यू ना, अगर हम ए एन एफ एन लेते हैं जिसकी 2 वैल्यू है, कहते हैं एन है व्हेन एन बिलोंग टू ओड एंड 2n है व्हेन एन बिलोंग टू इवन. मीनिंग वो कह रहे हैं अगर एन आप ओड वाली टर्म्स लेंगे तो आपने फंक्शन एन लेना है, अगर इवन वाली टर्म्स लेंगे तो 2n लेना है. मीनिंग ओड मीनिंग 1 3 5 7 9 का आंसर के लिए ये लेना है, 2 4 6 8 के लिए ये लेना है. फॉर एग्जांपल सीक्वेंस कैसे बन गई, अगर हम a1 कहते हैं तो ओड है 1 आ गया, a2 कहते हैं तो 2 × 2 4 आ गया, a3 मीनिंग फिर ओड है 3 आ गया. तो आप ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं. ये कौन सा सेट बन गया, ये एक इनफाइनाइट सेट बन गया. फिर से चेक करो, ये एक इनफाइनाइट सेट बन गया. ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे आ जाओ. जैसे एक और हमने एग्जांपल लिया, इसको ध्यान से ऐसे देख लो. अगर ए एन सीक्वेंस हम लेते हैं एफ ऑफ एन, 3n स्क्वायर n स्क्वायर. 3n स्क्वायर कब, जब n ओड लेना है, n स्क्वायर जब इवन लेना है. तो आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर हम n 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 पुट करोगे 3 आ जाएगा. n 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 पुट करो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4. डिस्ट्रीब्यूटिव समझ गए ना. अगर हमारे पास स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट +1 के, कुछ स्टूडेंट +2 के. +1 के लिए अलग रूल है, +2 के लिए अलग रूल है. आप उस टाइप से इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, और कुछ और हम इसमें बातें ऐड कर सकते हैं, और कई बातें हम ऐड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर बात आती है रेंज ऑफ सीक्वेंस की. ठीक है, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस भी देखो 2 टाइप्स की होती है, जैसे इस बुक में मैंने बताया हुआ है. इधर आप आ जाए, रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात आते हैं. चलो इधर आ जाओ, जादू हो गया. रेंज ऑफ सीक्वेंस का मीनिंग क्या होगा, जो रेंज ऑफ सीक्वेंस है वो 2 टाइप की होगी. रेंज ऑफ सीक्वेंस मीनिंग a1 a2 a3 एंड सो है an. ये सीक्वेंस नहीं होगी, a1 a2 a3 एंड सो ऑन. an मीनिंग है nth टर्म हमने निकाली, पर सीक्वेंस की टर्म्स कितनी टोटल होती हैं, इनफाइनाइट. ओके, तो आगे आए तो 2 कंसेप्ट निकलते हैं. 2 कंसेप्ट मीनिंग इधर आ जाओ.
इसका मीनिंग ये है जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, और रेंज क्या होती है, वो सबसेट ऑफ रियल होती है। उसके बाद अगली डेफिनेशन पर आए, नोट्स बेटा साथ साथ बना लेना। अगली डेफिनेशन क्या है, इनफाइनाइट रेंज। इनफाइनाइट रेंज का मीनिंग आप समझते हैं, रेंज एज ए इनफाइनाइट डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अगर कोई हमने सीक्वेंस लिया है, वो सीक्वेंस क्या है, A1 A2 A3 A4, और उसके ये सभी एलिमेंट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं, सीक्वेंस लिया है AN सीक्वेंस क्या लिया हमने, 1/n, तो वैल्यू पुट कर दो, तो ये सभी इनफाइनाइट रेंज के एलिमेंट आ गए। ओके, फाइनाइट रेंज में क्या होता है, जिसके फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। अगर हमने AN सीक्वेंस लिए -1/n, तो इसके आपको पता है A1 -1 पावर ओड है, वो माइनस की होती है, और इवन पावर प्लस की हो जाती है। तो इसको आप सोल्व करोगे, इसके दो दो एलिमेंट आएंगे, पहले -1 आ जाएगा, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, एंड सो ऑन। मीनिंग जितना भी आप सोल्व करते रहो, दो ही एलिमेंट आएंगे। इसका मीनिंग फाइनाइट रेंज का मीनिंग जिसके एलिमेंट हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, वो फाइनाइट रेंज होगी, दूसरी इनफाइनाइट रेंज होगी। एक नया वर्ड आता है, आप जरूर पढ़ें, वो वर्ड क्या है, कार्डिनैलिटी। क्या वर्ड है, फिर से आप देखें, कोऑर्डिनैलिटी नहीं बेटा, यहाँ पर ए आएगा, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मीनिंग नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मीनिंग डिफरेंट। कई बच्चों को डिस्टिंक्ट का मीनिंग नहीं पता होगा, डिस्टिंक्ट मीनिंग डिफरेंट, समझ गए। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट मीनिंग नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर इसकी कार्डिनैलिटी की बात करें तो ये 2 होगी, ठीक है। अगर उसकी कार्डिनैलिटी की बात करो तो वो इन्फिनिटी होगी, ठीक है। इसके नोट्स बेटा साथ साथ में ज़रूर बनाएं, ठीक है। नोट्स से आपको बेनिफिट होगा, और जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। डेफिनेशन बुक वाली भी आपने यूज़ करनी तो कर सकते हो, मेरी एग्जांपल्स यूज़ कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हम कौन सी डेफिनेशन पर आते हैं, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। लो इधर आगे क्या डेफिनेशन आई, बाउंडेड सीक्वेंस दिख रही है आपको, ओके। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, कहते हैं एनी सीक्वेंस AN इज सेड टू बी बाउंडेड। इसकी डेफिनेशन ही समझनी मेन आपने। एनी सीक्वेंस AN इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट GLB ऑफ ए सीक्वेंस एज वेल एज LUB ऑफ ए सीक्वेंस। पता है वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं बाउंडेड। बाउंडेड का मीनिंग आप ये कह सकते हैं कि बाउंडेड का मीनिंग जो हस्बैंड है वो बाउंडेड है, वो एक तरफ से वाइफ से बाउंडेड है, एक तरफ से अपनी माँ से बाउंडेड है, समझ गए। चलो ये तो मजाक में होगी बात। बाउंडेड सीक्वेंस का मीनिंग ये है भी वो सीक्वेंस जिसका, ऐसे सीक्वेंस को आप ऐसे थोड़ा से ले लो, जिसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, जिसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, समझ गए। तो वही बात लिखी हमने, क्या लिखी है, एनी सीक्वेंस AN इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। मीनिंग वही सीक्वेंस बाउंडेड होगी जो बाउंडेड अबव भी होगी और बाउंडेड बिलो भी होगी। इट मीन्स बाउंडेड अबव उसकी GLB भी एग्जिस्ट करेगी, उसकी LUB भी एग्जिस्ट करेगी। GLB मीन्स कौन है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, LUB भी लीस्ट अपर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा पीछे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में, उसको एक न्यू नाम दिया इन्फिमम, और लीस्ट अपर बाउंड मीनिंग सुप्रीमम, समझ गए। जैसे हमने एक एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल एक इंटरवल लिया 2,8, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है 2, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है 2, लीस्ट अपर बाउंड क्या है 8। अगर कोई वैसे हमसे पूछ ले इसका लीस्ट लोअर बाउंड क्या है, समझ गए ना। अगर 2 है, 2 के नीचे वाला देखो, ये 2 है, 2, चलो ये 2 मान लो आप, ये 2 है, ठीक है। इसके नीचे कौन से नंबर होंगे, -1 0 0 0 0 0 0 -1 -2 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी। अगर इसका लीस्ट लोअर बाउंड निकालना चाहे तो -इन्फिनिटी होगा। अगर LUB इसका कोई ग्रेटेस्ट अपर बाउंड पूछे तो वो क्या होगा, +इन्फिनिटी, समझ गए। 8 से सबसे बड़ा क्या होगा, +इन्फिनिटी। ये सबसे छोटा में से क्या होगा, -इन्फिनिटी। मीनिंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मीनिंग क्या होता है, बड़ों में सबसे छोटा, और लीस्ट अपर बाउंड का मीनिंग क्या होता है, छोटों में सबसे बड़ा, समझ गए ना। ग्रेटेस्ट अपर बाउंड का क्या मीनिंग होता है, फिर से लिख लो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड का मीनिंग क्या होता है, बड़ों में सबसे छोटा, बड़ों में सबसे छोटा, ये छोटों में सबसे बड़ा। GLB मीनिंग छोटों में सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में लीस्ट अपर बाउंड मीनिंग बड़ों में सबसे छोटा, ये छोटों में सबसे बड़ा, ये बड़ों में सबसे छोटा, ठीक है। अब ये समझ लो, ये भी बात अच्छी लिखी है, नहीं तो आपको इसको बुक में भी डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, अगर वहाँ से आपको समझ आए तो अच्छी बात है। कैमरा हिल गया, ये क्या हो गया बेटा, कैमरा हिल गया, कोई बात नहीं,
अच्छे काम में ना अड़चन बहुत आ जाती है यार, मेरे को कभी कभी परमात्मा की समझ नहीं आती क्या हो क्या जाता है। बेनिफिट कर रहा हूँ, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। चलो ध्यान से देखो, अगर इसी डेफिनेशन को हम यहाँ से बुक में से पढ़े तो आपको बुक में से पढ़ा देता हूँ। ये लो बुक आ गई। बुक में क्या दी है डेफिनेशन, इसको जूम करके आप देख सकते हो। ये डेफिनेशन है, ध्यान से पढ़ो क्या है डेफिनेशन। कहते ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और जीएलबी, मेरे पास पुरानी बुक है, आप में भी सेम ही डेफिनेशन होगी, फिर भी देख लेना। लेट ए एन बी ए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस देन एल बिलोंग टू रियल इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी और इनफिमम इफ ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू एल। For a given epsilon greater than 0 there exists m belong to natural number such that am less than l plus epsilon। ये किसी को कभी कभी बात समझ नहीं आती, ये मैं समझा देता हूँ। वो बेटा पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है, मगर ये सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये बाउंडेड बिलो है, ठीक है। इसका मीनिंग, इससे जो ए एन के सभी आंसर है ना, आप इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं 2,8 को, वो सभी क्या है, ये 2 से बड़े होंगे, 2 से ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे। अगर वो कहते हैं कोई सभी गलत कराते हैं, जो लाखों करोड़ों के कमा रहे हैं वो भी टीचर गलत बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन नहीं होता ये बेटा, एप्सिलॉन होता है। फिर से सुन लो, ये एप्सिलॉन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। बहुत से टीचर इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नहीं होता, ये होता है एप्सिलॉन, 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 एप्सिलॉन। मैं आपको स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ये क्या होता है, ये होता है, आप इधर देख लो, चलो इधर देखना, इधर देख लो, इसके स्पेलिंग भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एप्सिलॉन नहीं होता, ये होता है EPSILON, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ये मेरे भी स्टूडेंट ने किसी के पीछे लगकर चलो एप्सिलॉन लिख लिया था, पर ये होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो इधर मैं वो आपको डेफिनेशन की बात बता रहा था। वह डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, वो कहते हैं अगर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, आप अपने आप समझ लो, अगर एक सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो, इसका मीनिंग जो हमने उसकी GLB ली है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया है, GLB होगी ना, ओके, जो GLB ली है, ठीक है, तो AN के सभी आंसर उससे बड़े होंगे, AN के सभी आंसर उससे बड़े होंगे, क्लियर है। वो कहते हैं अगर हम एप्सिलॉन जो बहुत ही स्मॉल है उसमें से माइनस कर दे तो एक ऐसा m जरूर एग्जिस्ट करेगा जो AN का आंसर उससे छोटा होगा, प्लस कर दें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आप समझे। वो कह रहे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसको इस एग्जांपल को ले लो भी, AN के जितने आंसर हैं वो 2 से बड़े होंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर हम क्या करते हैं, कोई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर टेक करते हैं, ठीक है, और इस नंबर को 2 में प्लस कर देते हैं, ये लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसको 2 में प्लस कर देते हैं, 2 में प्लस कर दिया एप्सिलॉन को, ठीक है, तो 2 प्लस के क्योंकि बहुत छोटा नंबर होता है, ठीक है, तो एक ऐसा m एग्जिस्ट करेगा जो इससे छोटा होगा, ठीक है। सिमिलरली लीस्ट अपर बाउंड है, लेट AN बी ए बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ओके, देन U बिलोंग टू R इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। सेम लीस्ट अपर बाउंड का मीनिंग जितने भी आंसर है 8 से वो छोटे होंगे, ठीक है, पर वो कहते हैं अगर 8 में से मैं कुछ क्या करता हूँ, एप्सिलॉन माइनस कर देता हूँ, जितने भी आंसर है वो 8 से छोटे होंगे, सही बात है, जितने भी आंसर है वो 8 से छोटे होंगे। अगर हमें 8 में से कोई एप्सिलॉन माइनस कर देते हैं तो एक ऐसा m जरूर मिलेगा जो इसकी वैल्यू 8 से बड़ी होगी। अगर हम उसमें से एप्सिलॉन क्या है, बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। आप विद इन एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ से आप ज़्यादा समझ पाएंगे ये मैं क्या कंसेप्ट बता रहा हूँ, अभी अभी आपके लिए ये नया लगेगा, ठीक है। जो इस डेफिनेशन को भी आप समझ सकते हैं। चलो उसके बाद इधर आते हैं GLB, जहाँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आओ क्या लिखा हुआ है, GLB मीनिंग इफ़ एनी इंटरवल हैज़ GLB एग्जिस्ट। आप सोचो अगर किसी इंटरवल की GLB एग्जिस्ट करती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इट मीन्स भी बाउंडेड बिलो है, अगर LU भी एग्जिस्ट करती तो बाउंडेड अबव है, यही लिखा हुआ है। इफ़ एनी इंटरवल हैज़ GLB एग्जिस्ट इट मीन्स इट इज़ बाउंडेड बिलो, इफ़ एनी इंटरवल हैज़ LU भी एग्जिस्ट इट मीन्स इट इज़ बाउंडेड अबव। तो हम क्या करते हैं, लेट स्मॉल m बी दी GLB ऑफ सीक्वेंस AN ले लेते हैं और कैपिटल M बी दी LU भी ले लेते हैं। तो जो AN सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगी, M और कैपिटल M के बीच ये कौन सा इंटरवल आ गया, क्लोज्ड इंटरवल नहीं आ गया, ये इसकी GLB होगी, ये इसकी LU भी। फॉर एग्जांपल इसकी हम बताते हैं, अगर हम कंसीडर एक सीक्वेंस करते हैं AN इज इक्वल टू 1/n,
ये हमने सीक्वेंस कंसीडर कर ली, ए एन इज इक्वल टू 1/n। ये बाउंडेड सीक्वेंस है, कैसे पता लगेगा? A1 का आंसर 1 है, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4। अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो A n 0 को अप्रोच करेगा, समझ गए ना? इफ़ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप चेक कर सकते हो, A n अप्रोचेस टू 0, ठीक है। इट मीन्स जो 0 है वो इसकी क्या होगी? GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा भी। AN के आंसर जितने हैं 0 से कम नहीं हो सकते जब इन्फिनिटी पर वैल्यू जाएगी, मतलब 1 जो बहुत मैक्सिमम होगी तो 0 होएगा, तो जो 1 है वो उसकी वैल्यू भी होगी जब 1 आप पुट करोगे। मतलब ये जो सीक्वेंस, इसके जितने भी आंसर आप निकालोगे वो 0 से बड़े होंगे, 1 से छोटे होंगे। 0 इसकी क्या आ जाएगी? GLB, 1 इसकी क्या आ जाएगी? LUB, समझ गए ना? फिर से देख लो, जितने भी आप आंसर निकालोगे वो 0 से बड़े होंगे, 1 से छोटे होंगे। इसका मीनिंग 0 इसकी क्या आ जाएगी? GLB, 1 इसकी क्या आ जाएगी? LUB, समझ गए? ओके। तो उसके बाद एक और डेफिनेशन अभी भी पहले दिखाई, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड सीक्वेंस का मीनिंग आप समझ गए, ये बाउंडेड बिलो भी होती है, बाउंडेड अबव भी होती है। अगर बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन पर आए वो भी आप लिख सकते हैं, वो क्या है? ए सीक्वेंस AN इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ़ देयर एग्जिस्ट लोअर बाउंड, यहाँ पर लोअर बाउंड लिखना था, सच डैट M बिलोंग टू रियल सच डैट AN ग्रेटर देन इक्वल टू M, वही बात ही लिखी है। वो कहते हैं बाउंडेड बिलो कब होगी? बाउंडेड बिलो कब होगी? जब कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो AN का आंसर है वो M से बड़ा होगा, ये M ही हमारा क्या है? बाउंडेड बिलो का बाउंडेड बिलो की कंडीशन का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर AN मतलब हमारा नंबर है, एग्जांपल से आप देख सकते हैं, बुक में भी अच्छा दिया हुआ है। बुक की एग्जांपल देखनी, बुक की देख लो, बुक में से मैंने लिखी है। कुछ और एग्जांपल भी आप टेक कर सकते हो, जैसे बुक में उन्होंने लिखा हो, ये किसकी है? बाउंडेड बिलो की है ना। आ जाओ बुक में देख लो, बुक में लिखा हुआ ना, ये रहा बाउंडेड बिलो, ये रहा। हियर M इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस AN। अगर हम ये सीक्वेंस लेते हैं AN n+1, तो ये बाउंडेड बिलो बाय 2 है। तो AN के जितने भी आंसर है 2 या 2 से बड़े आएंगे, क्योंकि अगर हम N1 पुट कर दे तो आंसर 2 आता है। जितने भी आंसर पुट करी जाओगे वो 2 या 2 से बड़े आएंगे, तो 2 इसकी क्या होगी? GLB ना होगी, नो 2 इसकी क्या होगी? लोअर बाउंड होगा इसका, ठीक है। GLB की नहीं, वो बाद में देखेंगे। 2 इसके क्या होगा? लोअर बाउंड होगा। इसका मीनिंग ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। बाउंडेड अबव की बात करें, बाउंडेड अबव में क्या होता है? सीक्वेंस AN सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल M बिलोंग टू रियल, तो कैपिटल M इसका क्या है? अपर बाउंड, ठीक है। AN लेस देन इक्वल टू M हो गया, ठीक है। फॉर ऑल N बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं। AN क्या है? N/N+1, अगर इसको लेते हैं तो आप ध्यान से देखो, ये बाउंडेड अबव बाय 1 है भी। जितने भी आंसर आएंगे आपके, जितने भी आपके आंसर आएंगे, अगर आप ध्यान से देखो, फिर कैमरा में प्रॉब्लम आ गई बेटा। जितने भी आपके आंसर आएंगे, आगे चलते हैं, कैसे नहीं यार, इधर नहीं, हाँ, जितने भी आंसर आपके आएंगे वो 1 से छोटे आएंगे या 1 के इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये बाउंडेड बिलो। अभी ये बच्चे पूछेंगे आपने यहाँ पर GLB क्यों नहीं कहा और यहाँ पर LUB नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? तो इसके लिए मैं आपको फिर एक, यहाँ पर मैंने एक कॉपी में किया हुआ है, उस चीज़ के लिए आपको एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। ध्यान से देखिए, इधर आ जाओ, इस कॉपी में आए थे, देखो कितनी मेहनत से बना रहा हूँ। अगर लाइक ना आए, शेयर, अगर सब्सक्राइबर ना बढ़े और इस वीडियो पर लाइक ना आए और व्यूज़ ना आए, व्यूज़ कम से कम 100 चाहिए, लाइक भी चाहिए। लाइक बेटा करो, स्वार्थी ना बने, पाप ना करें, और सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ, तभी ये लेक्चर सीरीज़ आएगी। अदरवाइज़ मेरे पास भी टाइम नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलो, ये रहा GLB पर देखो, GLB में क्या है देखो। GLB को मैंने अभी बताया, ये इन्फीमम होता है। इसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट फॉर ऑल लोअर बाउंड, सभी लोअर बाउंड्स का, सभी बड़ों में छोटा, सभी छोटों में बड़ा होता है। अगर हमने एक सीक्वेंस ले ली AN सीक्वेंस क्या है? 1/n, मीनिंग 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन 1/n, तो लास्ट कहाँ पहुँचेगी? इन्फिनिटी में। नहीं, गलत हो गया बेटा, 1/n 1, यहाँ पर 0 आना था। लास्ट ये कहाँ? अगर N अप्रोचेस तो आप इन्फिनिटी नंबर का है, चलो कोई बात नहीं, ये सीक्वेंस होगी। तो जो इसकी 0 है, 0 इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। तो लोअर बाउंड क्या है? नीचे -2 भी हो सकता है, -2/3, -4। मीनिंग ये एग्जांपल में मैंने बताया, अगर इस सीक्वेंस का मैं लोअर बाउंड -2 भी तो ले ही सकता हूँ। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं भी जो AN के आंसर हैं वो सभी लेस देन है -2 के, कह ही सकते हैं। सॉरी, गलत हो गया। जो AN के आंसर हैं, ये बेटा गलत होगा, नहीं, ये वाला सही होगा। AN के आंसर है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, या -2 लेस देन, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। मतलब -2
ये सीक्वेंस के लिए हम लोअर बाउंड ले सकते हैं, पर तो ये सीक्वेंस की रेंज में नहीं आ रहा है, आप चेक कर लो। -2 हम लोअर बाउंड ले सकते हैं, ये रेंज में नहीं आ रहा है। सिमिलरली इसका -2.3 है, ये भी हम लोअर बाउंड में ले सकते हैं, ये भी रेंज में नहीं आ रहा है। मीनिंग बहुत सारे लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा होता है उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। समझ गए ना? अगर आप फिर से आप समझो, लोअर बाउंड हमने -2 भी ले सकते हैं, -2.3 भी ले सकते हैं, ओके, परंतु ये उसकी रेंज में नहीं है। रेंज में आप चेक कर लो, -2 भी नहीं है, -2.3 भी नहीं है, अगर और -4 या कुछ भी नंबर नहीं है, तो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? 0। अगर हम फिर डेफिनेशन पर चले, जो डेफिनेशन है ना, ये पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, फिर से आ जाओ डेफिनेशन में। डेफिनेशन में ये क्या कहा गया? अगर उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। उन्होंने ये नहीं कहा कि GLB का एग्जिस्ट करे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कोई भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए, कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो बाउंडेड बिलो हो जाती है और बाउंडेड अबव हो जाती है। और जो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो और अबव दोनों होती है उसको बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। समझ गए? ये स्पेशल मैंने आपके लिए बनाई थी। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, इधर आ जाओ। बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन भी होगी, बाउंडेड अबव की भी होगी, ओके। बाउंडेड अबव का ही मैंने बुक में से आपको समझा दिया। अभी हम बहुत मोस्ट लवेबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो आपने MSc का एग्ज़ाम देना, MSc करनी है, MSc करनी, या NBHM एक एग्ज़ाम होता है, या UGC नेट देना है, या गेट का एग्ज़ाम देना है, जो कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना, या IIT जैम होता है, जो और बहुत सारे होते हैं, सभी तो मेरे को याद भी नहीं आ रहे हैं। सभी के लिए ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, और इसी टॉपिक में बच्चों को ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम होती है। यही टॉपिक समझ नहीं आता तो आगे जाके उनका बेस ख़राब हो जाता है। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, फिर भी नीचे कमेंट सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताओ, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर चलते हैं। देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, ओके। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करें तो ध्यान से पढ़ें, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, इसको जूम करके बता देता हूँ मैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस नो, थोड़ा सा अभी सही है। कहते हैं एनी सीक्वेंस AN इज सेट टू बी कन्वर्जेंट टू नंबर L इफ फॉर गिवन ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट M बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट AN माइनस L मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू M। देखो इन्होंने भी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, ये तो हम यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में डेफिनेशन को बता देते हैं। वो भी सही है, ये भी सही है, कैसे मर्जी आप सुन सकते हैं, किसी मर्जी वे से आप सुन सकते हैं। ये तो देखो इस बुक में आ जाओ, यहाँ पर अच्छी दी हुई है, इधर देखो, ये रहा कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन दी हुई है। कहते हैं सीक्वेंस AN इज सेट टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट M finite positive natural number depends upon epsilon such that AN minus L mod less than epsilon for all n greater than equal to M and sequence converges to L। for example 1/n ले ली, A1 का आंसर, A2 का आंसर, A3 का आंसर, A4 का आंसर आपको पता है, तो AN माइनस ये जो कन्वर्जिंग लिमिट होती है 0, A1 का आंसर मतलब 1 पर ये फेल हो गया एट सर्टेन चीज। चलो ये भी अच्छी बात है। देखो आपको कोई समझ नहीं आया हो ना, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं, ध्यान से देखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। जो ये 1/n सीक्वेंस है, ये किसको कन्वर्ज करती है? ये 0 को ही कन्वर्ज करेगी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। वैसे आप आंसर निकालो, A1 का आंसर 1 है, A2 का 1/2 है, A3 का 1/3 है, A4 का 1/4 एंड सो ऑन है, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मीनिंग होता है ये कौन से नंबर को कन्वर्ज करिए, किस तरफ जा रही है। अगर हम एक कोई फाइनाइट स्टेज ले ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेज उन्होंने लिया M, हम ले ले 2 लाख, मतलब जो 1/2 लाख होगा, फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, वो अप्रोचेस टू 0 आएगा। मतलब 2 लाख के बाद जो बहुत सारी टर्म्स है वो 0 की तरफ अप्रोच करेंगी। तो यही इसमें बताया गया। अगर कहते हैं हम मान लो N1 ही ले लेते हैं, तो A1 का आंसर 1 है, 1 लेस देन एप्सिलॉन, मीनिंग एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, हाउएवर वेरी स्मॉल होता है। एप्सिलॉन क्या होता है? एक तो ग्रेटर देन 0 होता है, आपने पढ़ा होगा, एक आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, हाउएवर वेरी स्मॉल होता है। ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रही, इसका मीनिंग ये फर्स्ट स्टेज पर सोल्व नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, इधर भी वही चीज़ दी है, ध्यान से देखो, वही सीक्वेंस ली AN 1/n, इसके सभी टर्म से ध्यान से देखो, ये किसको अप्रोच करती? 0। कहने का मतलब है कन्वर्जेंस सीक्वेंस का मीनिंग ये है, एक ऐसी सीक्वेंस AN जो L को कन्वर्ज करती, कब? फॉर ए गिवन, अगर हमारे पास कोई एप्सिलॉन है, ठीक है, हाउएवर स्मॉल कोई M एग्जिस्ट करता है, ठीक है, AN किसको अप्रोच करता है? L को।
किसी स्पेशल कंडीशन एम के बाद, और ये जो एम है ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। मीनिंग ये जो 1/n है ये किसको कन्वर्ज करती है, जीरो को। तो जीरो हमारी क्या है, कन्वर्जिंग लिमिट, समझ गए। मतलब ए एन किसको अप्रोच करता है, एल को, जिसको लिखने के बेस है मैंने लिखे हुए ये। ए एन किसको अप्रोच करता है, एल को, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और कैसे लिख सकते हो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। ओके, मीनिंग ए एन किसको अप्रोच करता है, एल को। ए एन क्या है, सीक्वेंस, एल क्या है, कन्वर्जिंग लिमिट। मीनिंग हमने एग्जांपल ले लिया, लेट अगर एप्सिलॉन हम 1/5 ले लेते हैं, वेरी स्मॉल नंबर तो नहीं, एक एग्जांपल ले लिया, तो ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, मीनिंग लेस देन 1/5 है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मीनिंग क्या है, अगर हम एन इसके आंसर 1/5 से छोटे हैं, अगर एन का आंसर हम 6 से बड़े ले लें, ये एग्जांपल लिए, समझिए। अगर एन का आंसर 1/7 लोगे तो 1/5 से छोटा आएगा। मीनिंग अगर एप्सिलॉन 1/5 लेते हो, कंडीशन हमने 6, इससे तो कोई ज़्यादा ही लेनी है। वही हमने कहा, ये जो कंडीशन एम है, ये जो कंडीशन एम है, ये जो एम है ये एन से बड़ा लेना है, समझ गए। ये एन था ना, फिर से देख लो, ये जो एप्सिलॉन का हमने लिया है इससे तो ये बड़ा ही लिया ना, इसका मीनिंग ये है, ये जो एम है ये एन से बड़ा लेना है। एन मीनिंग इधर जो नेचुरल नंबर, क्योंकि एक फिक्स्ड स्टेज के बाद, समझ गए ना। 1/100 लेगो, 1/1000 लेगो, वो जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। 1/लाख, 2 लाख, करोड़, जब बहुत बड़ा नंबर मैक्सिमम कर दो तो जीरो को अप्रोच करेगा। इसका मीनिंग कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये कह रहे, कोई फिक्स्ड स्टेज आने के बाद ये सीक्वेंस है इसी किसी स्पेशल नंबर की तरफ कन्वर्ज मीनिंग जाना शुरू कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। वहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी हुई, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच अप्रोचेस टू फिक्स्ड नंबर दैट इज कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट। मीनिंग एक फिक्स्ड स्टेज के बाद, मतलब इसकी फिक्स स्टेज फॉर एग्जांपल लाख या करोड़ है, ठीक है, उसके बाद ये सीक्वेंस जीरो को अप्रोच करती है, तो जीरो इसका क्या है, क्लस्टर पॉइंट। जीरो इसका क्या है, क्लस्टर पॉइंट। जीरो इसका क्या है, क्लस्टर पॉइंट। बेटा ये कंसेप्ट तो थोड़े पकड़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इतने सीधे सीधे समझ नहीं आते। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं, विद इन प्रैक्टिस ये काम सोल्व होता है, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 पर आते हैं। थ्योरम नंबर 1 को ध्यान से देखना, क्या है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 पर आ जाते हैं। ये इस बुक में थोड़ा बेटी ने सही नहीं कही, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे ही हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी बुक से करा रहा हूँ। इधर आ जाओ, ये रही थ्योरम नंबर 1, देखो ध्यान से। क्या थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, ए सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, फिर से पढ़ो, ए सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट जीरो लेस देन के बिलोंग टू रियल सच दैट ए एन मोड लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो इसके लिए ना मैंने कुछ प्रूफ किए हैं क्लास +2 के, पता नहीं आपके टीचर्स ने कराए हैं कि नहीं, पता नहीं आपने पढ़े हैं कि नहीं, तो स्पेशल मैंने आपके लिए वो प्रूफ किए हैं, तो उन प्रूफ को आप ध्यान में देखो। वो क्या प्रूफ मैंने किए हैं, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की कुछ और डेफिनेशंस भी आपको बता देता हूँ, अगर आप समझ जाएं तो। चलो, जैसे इस पेज पर मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, फिर से इधर आ जाओ, देखो इसमें क्या है। देखो मैंने एक एग्जांपल ये तो हमने पहले लिए, ए एन 1/n हो तो ए एन की ये भी सभी टर्म्स बन जाएंगी, इसकी कन्वर्जेंस लिमिट 0 है। मीनिंग 1/ अगर लार्ज टर्म लेंगे तो अप्रोचेस टू 0 होगा। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट एप्सिलॉन 2 करो, तो 2 का मीनिंग क्या है, ए एन माइनस 0 का मोड लेस देन 2 है। वैसे 2 हम ले नहीं सकते क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर होता है, पर कंडीशन चलो n ग्रेटर देन इक्वल टू मान ले, ये तो वैसे लिया हुआ है, ठीक है। हम कहना ये चाहते हैं भी ए एन माइनस एल का मोड, देखो बड़ा अच्छा कंसेप्ट समझने वाला है, अगर आप समझ जाएँ तो। क्वेश्चन क्या है, कहते ए एन माइनस एल का मोड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, पर जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 है। फिर से पकड़ो, ये जो मोड है, मोड का मीनिंग वैसे पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे एप्सिलॉन नंबर से छोटा है, पर जो एप्सिलॉन है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। फिर से आप समझो, ये जो ए एन माइनस एल का मोड है ये एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। एप्सिलॉन अपने आप में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा है, ये पॉजिटिव नंबर है ना, मोड हाईएस्ट क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। ये एप्सिलॉन से छोटा है,
एप्सिलॉन खुद पॉजिटिव है परंतु बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ऐसा हो सकता है 0.001, तो इसकी ओनली पॉसिबिलिटी है ये नंबर 0 होगा। समझ गए ना, ये नंबर 0 होगा। इसका मीनिंग क्या है, ये जो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है ये ए एन माइनस एल, इधर हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, ये लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, ए एन माइनस एल का आंसर 0 होगा। फिर से आप समझो, इसका मोड है जो लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग दोनों का डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, परंतु एप्सिलॉन नेगेटिव नहीं है, वो खुद पॉजिटिव है, तो ओनली पॉसिबल ये होगा कि दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। इसका मीनिंग लिमिट किसको अप्रोच करती है, एल को। समझ गए। एक और कंडीशन, ये आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ी होगी, इस कंडीशन को ध्यान से देखें। इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एल स्क्वायर है, एल इज एनी नंबर है, एल कोई क्या है, एनी नंबर है, तो सोल्व कैसे करना है देखो, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर और रूट कट हो गए, जब वेरिएबल का रूट कट हो तो यहाँ पर मोड एक्स आता है, मोड मीनिंग प्लस माइनस एक्स, एक बार पॉजिटिव ले लो एक बार नेगेटिव ले लो और मल्टीप्लाई बाय माइनस करोगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एल आ जाएगा। तो फॉर्मूला मैंने आपको ये कराना था, इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एक्स लेस देन इक्वल टू एल, या ये कह सकते हो इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल, फिर ये फॉर्मूला होता है। ये आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बच्चों ने पढ़ा होगा। सिमिलरली अगर लेस देन की बात करें, इधर ध्यान से देखो, लेस देन में क्या है, लेस देन में सेम टेक स्क्वायर रूट ले लिया, ओके, स्क्वायर रूट के बाद क्या करोगे, स्क्वायर और रूट कट होगा, मोड एक्स आ गया, लेस देन इक्वल टू एल, मोड मीनिंग प्लस माइनस एक्स, ओके, इधर एक बार पॉजिटिव ले लो एक बार नेगेटिव ले लो, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड। अब दोनों को कंबाइन कैसे करोगे, कंबाइन करोगे माइनस एल लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है, और एक्स लेस, देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एल का मीनिंग क्या है, इसको रिवर्स करके लिख सकते हो, माइनस एल लेस देन इक्वल टू एक्स, ओके, और एक्स लेस देन इक्वल टू एल तो था ही था। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये +2 में आपने पढ़े होंगे, ठीक है, मैंने इसका भी प्रूफ करा दिया, इसका भी। ये सभी आप जब कॉपी बनाने लगोगे ना तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट जरूर लिख लेना, ठीक है। ये सभी डेफिनेशंस मैंने आपको करा दिया। अभी मैं थ्योरम नंबर 1 पर आ रहा हूँ। थ्योरम नंबर 1 पर आते हैं, उसको ध्यान से समझो। थ्योरम 1 में क्या है, ये क्या हो गया,